जैसे आपने कहा कि हमारा देश आजाद नहीं, ट्रांसफर पावर हुआ, इसी तरह पढ़ाया जाता है कि हमारे देश की हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता से। ऐसे कई सवाल हैं जिसका अनुत्तरित प्रश्न है, क्योंकि ये कहीं लिखित में नहीं मिलता है, संविधान में नहीं मिलता है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, न ये कहीं पूरी तरह लागू हो पा रहा है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में भी है, इसको किसने घोषित किया कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी थे। इन सब सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? हम लोग तो मान लीजिए पढ़ चुके, नई पीढ़ियों को कैसे जवाब दिया जाए? इसका सही जवाब क्या है? मैंने कहा कि इसका सही जवाब इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने कहा कि राष्ट्रपिता किसने घोषित किया, और अगर कोई कहता इंडिया का पिता तो भी मान लेता कि इंडिया 47 में पैदा हुआ, तो लाखों साल पहले भी भारत राष्ट्र था, तो फिर 47 में पैदा पिताजी कैसे हुए ये मुझे नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूं, हम सब लोग जो हैं वो एक ही बात कह रहे हैं। पुष्पेन जी क्या कहते हैं, सिंह साहब क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए। इस दौर में हम में से कोई भी आदमी मिस इन्फॉर्मेशन देगा, सेकंडों में लोग टोक देंगे। आज वो दौर चला गया कि आप जाएंगे फिर वेरीफाई करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मोपला का जिक्र सुशील भाई ने किया। मोपला के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मोपला के बारे में मोस्ट ऑथेंटिक एक किताब किसी आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद ने नहीं लिखी है। 1897 में अमरावती के अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, उनका नाम था सर सी शंकरन नायर। राइट, सर सी शंकरन नायर 1908 में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। उन्होंने जो किताब लिखी, उस किताब के बारे में कभी भी नहीं सुना होगा आपने, और वो मेरा ख्याल है बहुत पहले बेचारे जा चुके हैं। उन्होंने किताब लिखी है गांधी एंड अनार्की, और उसके पेज नंबर 132 के ऊपर अपेंडिक्स 3 में लिखा है, और वो जो अपेंडिक्स 3 है उसका टॉपिक है मालाबार एगोनी। राइट, और उसको 1917 में जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी उन्होंने लिखा है, उनका नाम था एनी बेसेंट। तो मैंने क्या कहा या किसी ने कहा कि इसको छोड़ दें, एनी बेसेंट ने जो भी कुछ उसमें लिखा है गांधी जी को टोटल एक्सपोज कर दिया। तो ओरिजिनल सोर्स पे जाइए। किसी ने कहा, किसी ने किसी का रेफरेंस दिया, उसे छोड़ दीजिए। कम से कम जो आज का इतिहास है उसे तो आपके पास ऐसी चीजें हैं जो अवेलेबल हैं। अगर आपने एक किस्सा बहुत सुना होगा कि साहब जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी का 1946 में चुनाव था। 20 सितंबर को चुनाव घोषित हुआ 1946 में, और गांधी जी ने चुनाव घोषित होते ही कहा कि मेरी पहली पसंद है नेहरू। तो गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गांधी जी ने करा। लेकिन 20 सितंबर के बाद 27 सितंबर को पूरे चुनाव की प्रक्रिया हुई, और 1940 में मौलाना आजाद अध्यक्ष थे, और क्योंकि नया अध्यक्ष चुना जाना था कांग्रेस पार्टी का, तो इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया और एक कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, जिनकी देखरेख में यह चुनाव हुआ। उनका नाम भी भारत के बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना। क्योंकि वो उस पूरे प्रोसेस को देख रहे थे। उन्होंने जो किताब में लिखा वो भी इस देश में नहीं मिलती, जबकि पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ इंडिया की वो किताब है, लेकिन मार्केट में नहीं है। पब्लिकेशन डिवीजन कहता है खत्म हो गई, लेकिन नेहरू पे चाटुकारिता की 50,000 किताबें मिल जाएंगी आज भी, लेकिन वो किताब नहीं मिलती। तो 1946 में जब देश की 14 प्रोविंशियल असेंबलीज ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष चुनने के लिए जो वोट भेजा, मत भेजा, उस पूरे प्रोसेस को जो आदमी देख रहे थे उनका नाम था आचार्य जेबी कृपलानी। और कृपलानी साहब की देखरेख में वो वोट आए और तमाम खुले। उसमें पता चला कि 14 में से 2 वोट इनवैलिड हैं और 12 के 12 वोट सरदार पटेल को मिले। अब ये क्योंकि उस पूरे प्रोसेस को जेबी कृपलानी साहब देख रहे थे, और उनकी अपनी ही लिखी किताब है, और किताब का नाम है गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स। पेज नंबर 254, 248, 249, 250 पे ये पूरा विजुअल खिंचा हुआ है कि कैसे गांधी जी ने पर्ची दी, जेबी कृपलानी को कहा सरदार पटेल को दो, और सरदार पटेल ने उस पर्ची को देखा और गुस्से में पर्ची को छोड़ दिया। उसके बाद फिर गांधी ने दोबारा एक पर्ची दी और कहा कि इनसे कहो कि इस्तीफा देते हैं। सरदार पटेल उसके बाद उठ के चले गए। अब जो आदमी अपनी पार्टी का 1946 में अध्यक्ष नहीं बन पाया,
और उसी समय के काल में एक आदमी 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा करता है। ठीक है, आप करेंसी भी चलाता है, स्टाम्प भी चलाता है, रेडियो भी चलाता है। अब दोनों की तुलनात्मक अध्ययन करें और लोगों के सामने रख दें और छोड़ दें कि कौन कांग्रेसी है और कौन कांग्रेसी नहीं है। मेरे अपने विचार या मेरी अपनी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं है। जिस आदमी ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, उसको दुनिया के 11 राष्ट्रों ने मान्यता दी, जिसमें यूएसएस शामिल था। तो एक आदमी का कद यह था और एक आदमी का कद यह था, लेकिन हम सभी तो कबूतर उड़ा रहे हैं। तो सच तो पता चले कि 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू साहब ने जब शपथ ली थी प्रधानमंत्री की, तो उस वक्त उन्होंने शपथ लेते वक्त यूनियन जैक के नीचे रानी के प्रति निष्ठा दिखाते हुए, और किसने शपथ दिलाई उन्हें? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जो बात अभी इन्होंने कहा कि हम कहां तक जाएंगे, आप पूछिए तो कि पहली बार हम देख रहे हैं, कम से कम जिस पाकिस्तान के बारे में बहुत चर्चा यहां होती है, वो कुछ मामले में हमसे बेहतर था। जो आदमी भारत का लास्ट वॉइसरॉय था, वो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल हो गया। पाकिस्तान ने ईमानदारी कहा कि नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस मैन, और उन्होंने जिन्ना को अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल बनाया। तो हम कहां से चले थे भाई, कहां आ गए हैं? एक नहीं, हजारों ऐसे किस्से हैं, और ये तमाम सारी ओरिजिनल सोर्सेस हैं। इसलिए ये युद्ध ये नहीं कि किसी को मारना है, हमारा मारने झाड़ने से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आपने अपने मकान की नींव में गड़बड़ की है, तो बहुत दिन तक मकान नहीं होगा, वो ढहता है। इसलिए कोई डेट तय कर दे कि साहब ये 14 तारीख से ऐसा हुआ, 15 तारीख से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होता है। लोग समाज में हजारों ऐसे हैं जिनका किसी संगठन से और राजनीतिक दल से लेना देना नहीं है, लोग अपनी बात कह रहे हैं। और आज आप भी मानेंगे कि आज उन लोगों की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है जो बहुत समय से प्रवचन दे रहे थे, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है आज की डेट में। तो लोग वेरीफाई करते हैं ना, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप 10 तरीके से चेक कर सकते हैं ना, कि भाई ऐसा तो नहीं है कि साहब कह के चले गए, लेकिन जो कह रहे हैं उनका सोर्स मिल नहीं रहा। इसलिए सुशील पंडित से लेकर इस देश में जो 30-40 लोग हैं, वो लगातार अलग अलग विषय पर बोल रहे हैं, और उनका कोई एफिलिएशन नहीं है। जिनका एफिलिएशन है, मैं उनके बारे में बात ही नहीं करता, फिर तो लोग एजेंडे के तहत बात करते हैं। इसलिए एक नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो अब ठीक हो रही हैं। तो हम ये मानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति कहां पे लगी हुई है? इंडिया गेट पे लगी। उस इंडिया गेट पे जॉर्ज पंजम की मूर्ति लगी हुई थी, और हम आजाद थे 68 तक। 1968 तक हिंदुस्तान की इंटरनल एजेंसी आईबी की रिपोर्ट फाइल बन के लंदन जाती थी। ये कौन सी आजादी थी भाई? वो आपको फिर आज इतिहास में भी नजर आता है, फिर आपके लिटरेचर में भी नजर आता है, फिर उन तमाम सारे नैरेटिव में नजर आता है। तो लड़ाई तो किसी ना किसी को तो लड़नी होगी ना। अगर आप अपने बाप दादा को मानते हैं, तो उनके द्वारा उनके साथ उसके बारे में जानेंगे नहीं कि मेरे दादा के साथ क्या हुआ था। और इसलिए नहीं जानना है कि बदला लेना है, इसलिए भी जानना जरूरी होता है कि वो आपके साथ दोबारा ना हो, इसलिए आप अलर्ट रहें। इतना ही है ना। तो इसी को आप युद्ध कह लें, जंग कह लें, जो भी आपका मन करे। जंग का मतलब हर जगह हथियार नहीं होता है। तो हम में से तो कोई हथियार की बात नहीं करता कि हथियार उठाइए। लेकिन अगर 1947 में इस देश में 21 लाख लोगों की लाशों पे ये देश मिला है, तो क्या हमको कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन से हालात थे जिसकी वजह से ये ऐसा हो गया? आज लोग भाईचारे की चिंता कर रहे हैं, तब तो कोई भी ऐसा नहीं था हिंदूवादी संगठन जिसकी वजह से देश बट गया हो। ऐसा तो नहीं था ना। तो आज तो आप बहुत सारे आरोप लोग लगा सकते हैं अपने में पॉलिटिकल एजेंडे के लिए, तो हमारा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। बट 21 लाख लोगों की लाशों पे ही देश बटा के नहीं बटा। लेकिन भारत का हर आम नागरिक, साहब वो जो हिरोशिमा पे बम गिरा था, उसका तो डेट उसको पता है, उसके लिए तो वो शोक मनाता है। लेकिन अपने बाप दादा जो मर गए इस लड़ाई में, उसके लिए तो कोई दिन नहीं है हमारे यहां शोक मनाने का। अपने पितरों का तर्पण करता है। लेकिन 21 लाख लोग मरे, कभी किसी ने सामूहिक तर्पण किया कि यार उनकी भी आत्मा भटकती होगी, उनका क्या कसूर था? और आज भी यही हालात है। तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि 2011 के सेंसस से आज 2021 हो गई, हर 10 साल बाद सेंसस होता है। और क्या वजह है कि इस देश में इतनी बड़ी, जो मजहब के नाम पे देश बटा, और ये मैंने नहीं कहा, ये अम्बेडकर ने कहा, इतने सारे लोग मरने के बाद मात्र 50 साल के अंदर 29 राज्य भारत के अंदर हैं। भारत सरकार का सेंसस डिपार्टमेंट कहता है 9 राज्य में हिंदू माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी में है। अब आप ये कह के खुश हो सकते हैं कि दुनिया ऐसी चलती रहती है?
हमें करना क्या है? कुछ भी तो फिर कुछ मत करिए। फिर ये थोड़ी होता है कि अपने घर में तो लाने के लिए सब कुछ करें और देश ऐसे ही चलता रहेगा। अपने घर को बचाने की तो लड़ाई हर आदमी लड़ता है ना। तो भारत क्या है? सिर्फ आपका घर, आपके मंदिर, आपकी तमाम चीजें आपसे रिलेटेड है कि नहीं है? इसलिए जो एक बहुत बड़े जनरल थे RSN सिंह साहब, उनको बहुत नजदीक से जानते भी थे, अब वो नहीं रहे। जब उन्होंने ये कहा कि भारत 2.5 युद्ध में ग्रस्त है, तो वो तो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे। तो 2.5 युद्ध में ग्रस्त होने का मतलब क्या था? भारत का ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर और आधा युद्ध भारत के अंदर चल रहा है। तो अंदर जो युद्ध चल रहा है वो राफेल से नहीं जीता जाएगा, वो फौज नहीं आएगी, वो मुझे और आपको लड़ना है भाई।